जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे हम वृषण क्या है या अंडकोश क्या है, यह कहाँ व्यवस्थित रहता है, इसका निर्माण कहाँ होता है और इनका प्रमुख कार्य क्या है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं यह व्यवस्थित कहाँ रहता है। तो देखिए धरती पर जितने भी पशु और मनुष्य उपस्थित हैं और उनमें से जो नर होंगे उन सभी में वृषण कोश पाया जाता है। बिना वृषण कोश का शुक्राणु का निर्माण असंभव है और जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो वह अपने वंश का वृद्धि नहीं कर सकता। तो चलिए वृषण कोश जो होता है यह सभी जीवों में, अगर हम बात करें तो यह सभी जीवों में क्या होती है कि उदर गुहा के नीचे, यानी अगर सभी जीवों में यह तो व्यवस्थित रहता है यानी उदर गुहा के नीचे, तो वृषण कोश को प्राथमिक जनन अंग भी कहा जाता है। तो वृषण कोश एक जनन ग्रंथि होती है, याद रखिएगा वृषण कोश जो होता है एक जनन ग्रंथि होती है जो जीवों के उदर गुहा के नीचे लटके हुए रहता है। अगर मनुष्य में बात करें तो यह उदर गुहा के नीचे दोनों टांगों के बीच में लटके हुए रहता है, उदर गुहा के संपर्क में रहता है, याद रखिएगा। तो यह जो है इसे वृषण को अगर हम बात करें तो वृषण जो होता है इसे पोता के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कहाँ व्यवस्थित था ये तो हम जान गए। अब जानते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है। तो चलिए अब देखते हैं वृषण का निर्माण कहाँ होता है। चलिए अब देखते हैं वृषण का निर्माण। देखिए वृषण का निर्माण गर्भाशय में जो भ्रूण का निर्माण होता है ना, तो भ्रूणीय मेसोडर्मिस से ही इसका हो जाता है। जब भ्रूण बनता है तो उसी समय भ्रूणीय मेसोडर्मिस से क्या होता है, यानी वृषण का निर्माण हो जाता है। याद रखिएगा भ्रूणीय मेसोडर्मिस से ही वृषण का निर्माण हो जाता है। तो वृषण का जब निर्माण हो जाता है तो यह, अगर मान के चलिए वृषण का निर्माण तो हो गया, अगर किसी कारणवश भ्रूणीय मेसोडर्मिस से वृषण का निर्माण नहीं हुआ जिस मनुष्य में या जानवर में, तो उसमें क्या होती है, तो उसमें निर्माण नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि वृषण जब निर्माण होता है तो शरीर से बाहर लटक जाता है, यानी उदर गुहा से लटकता है ना। तो अगर किसी कारणवश किसी मनुष्य में या किसी जानवर में यह इसका निर्माण हुआ लेकिन शरीर से बाहर नहीं लटका, यह शरीर के अंदर ही रह गया, तो उसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो भी बताएंगे, क्योंकि आप देखिए उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। शुक्राणु का निर्माण इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए वृषण कोश का जो तापमान होता है, वृषण कोश का तापमान या वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री कम होता है। ये बात कई बार बहुत यानी एग्जाम में पूछा गया और कई पर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितने डिग्री कम होता है, 2 या 3 डिग्री कम होता है। इसीलिए यह क्या होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। ठंडी के दिन में क्या होता है, ये छोटा हो जाता है इनकी आकार, और गर्मी के दिन में बड़ा हो जाता है। क्यों होता है, कारण है ठंडी के दिन में जब इसका तापमान कम होता है तो यह ऊपर खिंचा करके यह शरीर के तापमान से अपना ताप को नियंत्रण करके रखता है। जब गर्मी के दिन में शरीर का तापमान बढ़ता है तो ये क्या होता है, फिर पुनः नीचे की ओर लटक जाता है। तो चलिए अब देखते हैं, तो समझ में आ गया अगर वृषण क्यों ऊपर खिंचाता है यानी सुटकता है और फैलता है। अब देखिए अगर हम बात कर रहे थे कि अगर किसी में वृषण शरीर से बाहर यानी उदर गुहा से नहीं लटकेगा तो वह नपुंसक हो जाएगा। कारण है क्योंकि उसमें यानी शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि अगर वृषण शरीर के अंदर ही रह गया तो शरीर का तापमान, देखिए यह शरीर से बाहर इसलिए रहता है क्योंकि ताप अपने यानी यह अपने ताप को नियंत्रण करके रखता है, तभी इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और वह शुक्राणु परिपक्व होता है निषेचन के लिए। अगर यह शरीर के अंदर ही व्यवस्थित रह गया तो उसमें शरीर यानी उसके शरीर के तापमान से वह अनियंत्रण हो जाएगा और अनियंत्रण होने की वजह से इसमें शुक्राणु का निर्माण अगर होगा भी तो परिपक्व नहीं होगा। ठीक, इसीलिए उस प्रकार के यानी जीव या मनुष्य जो भी हो उसे नपुंसक कहा जाता है। अब देखिए वृषण जो होता है यह उदर गुहा से जुड़ा हुआ रहता है। तो उदर गुहा से जुड़ा हुआ रहता है तो यह इग्वाइनल नलिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम आकार की बात करें तो यह 4 से 5 सीएम लंबा और 2 से 3 सीएम चौड़ा होता है। याद रखिएगा वृषण की अगर हम आकार की बात करें तो 4 से 5 सीएम लंबा और 2 से 3 सीएम चौड़ा होता है। वृषण कोश में
यानी वृषण कोश में देखिएगा वृषण एक जोड़े के रूप में व्यवस्थित रहता है। ठीक, वृषण कोश में वृषण एक जोड़े के रूप में व्यवस्थित रहता है। और वृषण उपस्थित कहाँ रहता है? तो वृषण जो है वृषण कोश में उपस्थित रहता है। वृषण कोश जो है एक त्वचा का मतलब खोल बना हुआ रहता है। ठीक, उसी खोल के अंदर वृषण जो है उपस्थित रहता है और यह किसी भी जीव में जोड़े के रूप में रहता है, नर में, मादा में मत समझिएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, यह जो है वृषण उदर गुहा से देखिए यह संपर्क में जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम बात करें तो यह वृषण शरीर से बाहर लटका हुआ है, लेकिन यह लटका हुआ किस संपर्क से जुड़ा हुआ है? तो देखिए यह जो है किस नलिका से जुड़ा हुआ है? वृषण कोश जो है उदर गुहा से किस नलिका द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा इग्वाइनल नलिका द्वारा क्या होता है? वृषण कोश उदर गुहा से जुड़ा हुआ रहता है। अभी याद कर लीजिएगा, एक इग्वाइनल नलिका द्वारा वृषण कोश उदर गुहा से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए वृषण कोश जो इग्वाइनल नलिका से जुड़ा हुआ रहता है उसे वृषण नाल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं हम? वृषण नाल कहते हैं। जो जुड़ा हुआ रहता है उसे वृषण नाल कहा जाता है। और वृषण नाल में कई रज्जु पाए जाते हैं। इसमें वृषण नाल में कई रज्जुएं पाई जाती है और यह प्रत्येक रज्जुएं जो होती है संयोजी उत्तक की बनी होती है। याद रखिएगा इनकी जो रज्जुएं होती है, प्रत्येक रज्जुएं क्या होती है? संयोजी उत्तक की बनी होती है। और संयोजी उत्तक को अंतराली उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। संयोजी उत्तक को किस नाम से जाना जाता है? अंतराली उत्तक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अंतराली उत्तक से क्या होता है? अंतराली कोशिका का निर्माण होता है या लीडिंग कोशिका, उसी को बोलते हैं LH। याद रखिएगा LH हार्मोन जो पढ़ाए होंगे, लीडिंग हार्मोन। ठीक, अब देखिए अंतराली उत्तक से अंतराली कोशिका का निर्माण होता है और वह अंतराली कोशिका कहिए या फिर लीडिंग कोशिका कहिए। और वह लीडिंग कोशिका क्या करती है? यह नर हार्मोन उत्पन्न करता है। यानी अभी हम बताए होंगे कि नहीं बताए तो फिर से सुन लीजिए, अगर बताती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वृषण में शुक्राणु का भी निर्माण होता है और वृषण जो है नर हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अभी देखिए अभी जो लीडिंग कोशिका की बात कर रहे हैं, लीडिंग कोशिका यानी LH हार्मोन जो हम बात कर रहे हैं इसी को लीडिंग कोशिका कहते हैं। लीडिंग हार्मोन्स कहिए। यह क्या करता है? नर हार्मोन होता है जो इसी से उत्पन्न होता है। हम बताए थे पिछले वीडियो में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है यह नर हार्मोन है। यानी पुमनु हार्मोन जिसको बोलते हैं, पुमनु यानी बोलते हैं नर को पुमनु हार्मोन कहिए, कहीं पुमनु लिखा हुआ रहता है, यानी अगर उस प्रकार लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा, यानी नर हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। तो कौन करता है? तो वृषण करता है। तो याद रखिएगा, तो ये क्या करता है? अंतराली कोशिका से यानी लीडिंग कोशिका से किसका निर्माण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करता है। याद रखिएगा इससे यानी यह जो है कौन स्रावित करता है? तो यही LH लीडिंग कोशिका जो है इसी के अंदर व्यवस्थित रहती है और यह नर हार्मोन को स्राव करता है, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि इसमें तो अभी हम बता दिए हैं कि इसका निर्माण मतलब कहाँ होता है? तो भ्रूणीय मेसोडर्मिस में। ठीक, अब अगर हम बात कर लें तो इसमें वृषण की सबसे छोटी क्रियात्मक यानी कह सकते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की अगर हम बात करें तो वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को शुक्र जनन नलिका को वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। याद रखिएगा वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को शुक्र जनन नलिका कहते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं वृषण का क्या कार्य है। तो चलिए अब देखते हैं वृषण का क्या कार्य है, देखते हैं। इनका मुख्यतः दो कार्य है। पहला है शुक्राणु का निर्माण करना, दूसरा है नर हार्मोन का स्राव करना। अब शुक्राणुओं का निर्माण करना तो अब हम बता ही चुके हैं और नर हार्मोन का स्राव भी बता चुके हैं। अब देख लीजिए अगर शुक्राणुओं के निर्माण की अगर बात करें तो 1 मिनट और सुन लीजिए क्या हो सकता है। देखिए किसी भी जीव में शुक्राणु का निर्माण एक निश्चित अवस्था के दौरान ही होता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई भी जीव है या फिर मान के चलिए जैसे पेड़ पौधा है, वह एक निश्चित अवस्था में आता है तब ये फल फूल देता है। आप कहिएगा रोक दिए फल फूल देना शुरू में है संभव है। इसीलिए
कोई भी जीव हो वह एक निश्चित अवस्था में आने के बाद ही फल फूल दे सकता है ना। ये भी फल फूल तब ये देगा जब यह निश्चित अवस्था में आएगा, क्योंकि इसमें भी निर्माण होगा तभी फल फूल का, तब ही आगे फल फूल देगा। तो इसमें भी शुक्राणु का निर्माण होने के लिए एक निश्चित अवस्था होनी चाहिए, तब जाके ये क्या करेगा, आगे यानी विकास कर सकते हैं, वृद्धि जनन कर सकता है। नर हार्मोन तो जानते करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नर हार्मोन कहते हैं, जिसका स्त्राव वृषण से ही होता है। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे थे वृषण क्या है या अंडकोश क्या है। ठीक, वृषण को ही अंडकोश कहते हैं। अब देखिए इनके जितने भी बात थी, यानी वृषण कहाँ व्यवस्थित था, वृषण किसे कहते हैं, इसका प्रमुख कार्य क्या है, यह किससे जुड़ा होता है, यह क्या क्या हार्मोन स्रावित करता है, ये सब हम बात बता चुके हैं इसमें। तो अब हम फिर मिलते हैं अगला इनका कोई, अभी तो वृषण पर बात किए थे ना, तो अगला हम बात कर लेंगे अधिवृषण या एपिडिडर्मिस, जो इनका सहायक अंग जो था ना। अब इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं जो सहायक अंग, यानी पहले तो प्राथमिक जनन अंग था, ये वृषण है प्राथमिक जनन अंग। अब हम उनके सहायक जनन अंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सहायक जनन अंग में जो प्रथम होंगे उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रथम में एपिडिडाइमिस है, जिसे अधिवृषण भी कहते हैं, उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।